इस दोनों को आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से समझ जाएगा। तो प्रिंसिपल इसका यही है कि आपके सैंपल में जो कंपोनेंट है जिसको आपको सेपरेट करना है, उस कंपोनेंट का स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग इंटरेक्शन होगा, है एफिनिटी है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ एफिनिटी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, अट्रैक्शन और रिपेलिंग। तो उस प्रिंसिपल के साथ ही साथ मोबाइल फेज का भी इंटरेक्शन होगा। अब इन दोनों को हम लोड कर दिया, अब कंपटीशन है इन दोनों के बीच में, स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में, कि कौन लोडेड सैंपल को कैप्चर करके रखेगा। कौन है भैया, म्यूट करो। समझ रहे हो बेसिकली क्या हो रहा है? सैंपल के लिए झगड़ा हो रहा है। आप सैंपल को लोड कर दिए तो सैंपल कहां टिकेगा, स्टेशनरी फेज में टिकेगा कि मोबाइल फेज में टिकेगा? अगर स्टेशनरी फेज में टिका सैंपल तो हम मोबाइल फेज को चेंज कर देंगे। कुछ सैंपल का कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में टिक जाएगा और कुछ मोबाइल फेज में टिक जाएगा, तो मोबाइल फेज से वो बाहर आ गया। अब जो स्टेशनरी फेज में फंस गया, जिसका एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ था, बाद में हम मोबाइल फेज को चेंज कर दिए तो फिर वो स्टेशनरी फेज से भी इल्यूट आउट हो गया। क्लियर है? यस जी सर। यस सर। अब अगर आप ये सब पढ़ोगे तो समझ जाओगे हम क्या बोले हैं, इतना देर समझाए। ये सब वही चीज लिखा हुआ है। और अगर हम नहीं समझाते और आप ऐसे सिर्फ पढ़ लोगे तब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ा दिए, इसको समझा दिए। यही कंसेप्ट है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। अगर हम मोबाइल फेज को लिक्विड रखते हैं देन इट इज कॉल्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर मोबाइल फेज को हम गैसियस कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी यहाँ पर कॉलम में स्टेशनरी फेज पैक्ड है। और अब स्टेशनरी फेज को हम अगर पेपर पर बना दिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी आप लोग के प्रैक्टिकल में होगा, इस बार है कि पिछले बार था पता नहीं, हमको याद नहीं, लेकिन एमएससी का प्रैक्टिकल में पेपर क्रोमेटोग्राफी। वहां पर स्टेशनरी फेज जो है एक सेलुलोज नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, एंड द मोबाइल फेज इज द सॉल्वेंट जिसमें आपका अमाइनो एसिड मिक्सचर है। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो I'll read it out. Chromatography is an important biophysical technique that enables the separation, पहला तो separation किया, identification and purification। यानी एक ही बात हो गया, सेपरेशन अगर हम कर लिए तो प्यूरिफाई ही करना हुआ, और आइडेंटिफिकेशन, यहां पर तो आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं, इसके बाद डिटेक्टर होता है, या फर्दर उसका हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करेंगे या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे जो इल्यूटेड सैंपल्स है। तो डिटेक्शन में भी हम उसको कर सकते, अगर सैंपल प्योर होगा तभी ना आप उसको डिटेक्ट करोगे कि इसमें है क्या। किसी भी चीज को डिटेक्ट करने से पहले, प्रोटीन को डिटेक्ट करने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले आपको उसको प्यूरिफाई करना होगा, ताकि, क्योंकि आंख से तो दिखता नहीं है कुछ भी, ताकि आप श्योर रहोगे कि इस सैंपल में हमारा वही प्रोटीन है, कोई दूसरा प्रोटीन नहीं है, कोई दूसरा इम्प्योरिटी नहीं है इसमें। सो टू डू दैट यू नीड टू ऑब्टेन ए प्योर सैंपल। सो टू ऑब्टेन ए प्योर सैंपल व्हाट यू विल डू इज यू विल गो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और बेस्ड अपॉन योर चॉइस ऑफ सैंपल, मतलब जैसा भी आपका सैंपल होगा, और आपके पास नाउ ए डेज वी यूज HPLC, थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। HPLC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GLC को ही बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपका मोबाइल फेज हो गया लिक्विड, और स्टेशनरी फोटोग्राफ और स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड। स्टेशनरी फेज, ये चीज आप लोग याद रखना, स्टेशनरी फेज जो हमेशा सॉलिड ही होगा। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टाइप का है, इसमें आप देख रहे हो लिक्विड सॉलिड,
कॉम्बिनेशन है। लिक्विड सॉलिड, मोबाइल फेज लिक्विड, स्टेशनरी फेज सॉलिड। ओके, और गैस के क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज गैस, स्टेशनरी फेज सॉलिड। स्टेशनरी फेज जो है हमेशा सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि नाम ही है इसका स्टेशनरी फेज, एक ही जगह रहेगा। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होता तो एक जगह रहता, वो भी इल्यूट आउट हो जाएगा, जैसे इसको टैप को खोलेंगे वो भी बाहर निकल जाएगा। ओके, और अगर स्टेशनरी फेज गैस रखेंगे तो भी नहीं रहेगा, वो बह जाएगा कहीं भी। स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड रहेगा, और मोबाइल फेज चूंकि ये चलेगा तो ये लिक्विड हो सकता है, गैस। मोबाइल फेज कभी सॉलिड नहीं होगा। स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड रहेगा और मोबाइल फेज कभी सॉलिड नहीं होगा। तो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, उसके आधार पर है। ये उतना जरूरी नहीं है जानना जितना आपको ये दो जरूरी है, क्योंकि ये मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के आधार पर ये डिफरेंस है। तो गैस में हो गया मोबाइल फेज क्या, गैस। लिक्विड में हो गया मोबाइल फेज क्या, लिक्विड। और स्टेशनरी फेज तो सब में सॉलिड होगा ही। तो नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल। यहां पर आप देख लो, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, यानी सेपरेशन हम कर लिए। आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे, एल्यूशन का बाद में, और टेक्निक का कॉम्बिनेशन लगा करके। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो होता है, मतलब आपको सिर्फ यस और हाँ, एनीबॉडी कैन आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस? एनीबॉडी? क्वालिटेटिव में क्वालिटी के बेस पे क्या जाता है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी इसका काउंट करके क्वांटिटी गिना जाता है। क्वालिटेटिव है मोटा मोटी, लेकिन ये तो जस्ट क्वालिटी है, क्वांटिटी क्या होता है मतलब तुमने क्वालिटी। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये कहते हैं वेदर योर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दैट सैंपल और नॉट। ओके, यू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, whether that substance is present in the sample or not. सब for example HIV का टेस्ट, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट जो कराते हैं, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन के पास जाते हो, कहते हो एक किट निकालता है उजला वाला रैपिड डायग्नोस्टिक किट, उसमें एक बूंद ब्लड का डालता है, बफर डालता है, बोलता है 5 मिनट के बाद रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें एक बैंड आता है, उसमें अगर बैंड आ गया तो नो नेगेटिव, बैंड आ गया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो नेगेटिव। दिस इज अ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस, वेदर यू इन विच यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दैट एंटीजन और नॉट। मतलब अब उसमें बैंड आया तब इसका मतलब उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है तो मतलब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। तो इस तरह से we say that positive or negative in qualitative analysis and in quantitative analysis suppose अगर आप हेपेटाइटिस बी का एंटीजन मिल गया, अब डॉक्टर कहेगा उसको भैया इसको पता लगाओ कितना मात्रा में है ये एंटीजन। एंटीजन तो है, यस इट इज प्रेजेंट, बट इट कैन बी प्रेजेंट इन द माइन्यूट क्वांटिटी और मॉडरेट क्वांटिटी और इन एक्सेस लोड आल्सो, ठीक है। तो अगर एक्सेस लोड होगा तो वो हेपेटाइटिस बी का पैथोलॉजी उस पेशेंट पर ज्यादा दिखेगा। एंटीजन का लोड अगर कम है, बहुत कम है, स्मॉल माइन्यूट क्वांटिटी में, तो डिजीज भी वैसा ही कम दिखेगा प्रोग्रेशन में। तो डॉक्टर अंदाजा लगाया, वो कहेगा ठीक है जाओ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो। फिर मरीज बुलाएगा, पहले तो 100 रुपया लिया था जांच का, अब लेगा 600 रुपया, कहेगा अब जाएगा सैंपल आपका बम्बई, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, ठीक है। तो एलाइजा से करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप वो बताएगा दिस मच नैनोग्राम ऑफ, ओके, क्वांटिटी बता दिया, दिस मच नैनोग्राम ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। तो आप क्वांटिटेटिव बता दिया। तो यही है डिफरेंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इससे हम क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, मतलब हमारा वो सब्सटेंस हमारे इल्यूशन में आया कि नहीं। अब ये नमक और तेल का घोल वाला जो एग्जांपल दिए थे, जैसे फर्स्ट इल्यूशन आया, थोड़ा सा जीभ में चख के देख लिया, अरे नमक आ गया, हाँ नमकीन लग रहा है, नमक आ गया।
चखते गया, हर में एक एक बूंद चखते गया, जो भी फ्रैक्शन में उसको नमकीन लगना बंद हो गया वहां तक कह दिया अरे अब यहाँ खत्म हो गया, अब नमक सारा निकल गया है। तो आप कहोगे कि इस सब में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट based on the taste, so now it is positive for the presence of salt, so this is the qualitative analysis. Now अब इल्यूशन फ्रैक्शन में आप एनालाइज करो, नॉर्मेलिटी निकालो, उसका कितना नॉर्मल सॉल्यूशन है ये नमक का, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. It is separation technique in which a mobile phase carrying a mixture is caused to move in contact with the selectively adsorbent stationary phase. बता चुके हैं selectively adsorbent, select किए हम, choice of material, बहुत सारा material available है, अब हम कॉलम बनाएंगे उसका, तो चूज करेंगे हमारा सैंपल के लिए कौन सा सूट रहेगा ये stationary phase. There are a number of different kinds of chromatography which differ in the mobile and stationary phase used. ठीक है, बहुत तरह का मोबाइल और स्टेशनरी फेज यूज के आधार पर अलग अलग तरह का मोबाइल फेज, अगर आपका लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस है तो गैस क्रोमेटोग्राफी. ओके, स्टेशनरी फेज अगर अलग अलग तरह का है तो हम आप यहाँ दिखाए थे, कहाँ दिखाए थे, स्टेशनरी फेज अगर अलग अलग तरह का है तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज जेल, ठीक है, वहां पर स्टेशनरी फेज जेल है. सो नाउ अब जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉल, अच्छा ठीक है, ये वाला पैरा आप लोग बढ़िया से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी हम समझा दिए इसको लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पूछेगा, अगर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम में आएगा, आता ही है, तो ये पैरा को समझ लोगे और इसी को समझ के लिखोगे अपनी भाषा में, या रट्टा मार लो तो ऐसा कैसा भी लिख लो, लेकिन दैट आई विल नॉट रिकमेंड, आपको समझना जरूरी है. Column chromatography is a technique in which the substance to be separated are introduced on the top of a column packed with the adsorbent. Absorbent नहीं, adsorbent, यानी वो फिर बाद में निकल भी जाए. अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो निकलेगा. कागज में अगर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो कितना भी पानी कागज के ऊपर डालो, कागज गलवे करेगा, पानी नहीं निकलेगा, जितना एब्जॉर्ब किया वो रहेगा ही हमेशा उसमें. तो लेकिन अगर एब्जॉर्ब किया हुआ अगर रहे तब तो वह सरफेस पर है, इसलिए वो निकल जाता है. तो इसलिए एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में गड़बड़ मत करना, एडजॉर्ब ही लिखना. अगर यहाँ एब्जॉर्ब लिख दिया किसी ने और मेरे जैसा एग्जामिनर आ गया तो एकदम पूरा काट देगा, कहेगा फिर इसको कुछ समझ में नहीं आया. प्रिंसिपल आर इंट्रोड्यूस्ड ऑनटू द टॉप ऑफ ए कॉलम पैक्ड विथ एन एडजॉर्बेंट. क्या है एडजॉर्बेंट? स्टेशनरी फेज. इसका नेचर है कि ये एडजॉर्बेंट इन नेचर है, ये अपने सरफेस पर सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करेगा एंड बाइंड करेगा. passed through the column at different rates that depend on the affinity of each substance for the adsorbent as well as साथ ही साथ and for the solvent or solvent mixture, and are usually collected in solution as they pass from the column at different times. यानी लास्ट में इल्यूशन कर गया, मतलब जब आप अपने सॉल्यूशन को स्टेशनरी फेज से पास करोगे तो स्टेशनरी फेज से उसका एफिनिटी होगा, बाइंड करेगा. उस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से एफिनिटी से बाइंड करेंगे. एंड जब आप मोबाइल फेज अप्लाई करोगे तो फिर मोबाइल फेज के साथ भी उसका डिफरेंट डिफरेंट एफिनिटी होगा. तो दैट विल रिप्लेस एंड द सीक्वेंशियल मैनर, जिसका भी एफिनिटी सबसे कम होगा स्टेशनरी फेज से वो बाहर निकल जाएगा, और जिसका एफिनिटी मोबाइल फेज से सबसे ज्यादा होगा वो पहले बाहर आएगा. दोनों एक ही बात है, स्टेशनरी फेज से सबसे कम एफिनिटी एंड मोबाइल फेज से सबसे ज्यादा एफिनिटी, दोनों एक ही बात है, सेम एल्यूशन सैंपल होगा. ठीक है, इट इज ए सॉलिड लिक्विड टेक्निक. सॉलिड लिक्विड समझा दिए हैं, in which stationary phase is solid and mobile phase is liquid or gas. Principle of column chromatography. प्रिंसिपल हम सब अब समझा दिए, क्या है प्रिंसिपल, फिर भी लिखोगे कैसे तो देख लो. इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज पैक्ड इनटू ए ग्लास और मेटल कॉलम.
ग्लास का या मेटल का कॉलम होता है, यानी सिलेंडर बड़ा सा लंबा सा कॉलम है, उसका डायमीटर तो कम होता है लेकिन लंबाई ज्यादा होती है। जितनी लंबाई होगी उतना सेपरेशन करने में आसानी होगा, उतना टाइम लगा के वो नीचे बाहर निकलेगा तो उतना अच्छा से सेपरेट होगा। तो या तो ग्लास का होता है या मेटल का, लेकिन मेटल क्या होगा, अब इसमें आप सॉल्वेंट डालोगे बहुत सारा तो कोरोजन हो सकता है। तो एक बहुत ही फाइन स्टेनलेस स्टील, बहुत उच्च क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का मेटल होता है जो कि कोरोजन नहीं होगा, उसमें वो यूज करेंगे। नहीं तो ग्लास, यानी पूरा शीशा का बना रहेगा कॉलम, तो ग्लास तो हाईली इनर्ट है, ग्लास रिएक्ट नहीं करता है। द मिक्सचर ऑफ एनालाइट्स इज देन अप्लाइड। अब आपका जो सैंपल है जिसको आपको, जिसमें से कंपोनेंट अलग अलग करना है, वो अप्लाई कर दोगे। एंड द मोबाइल फेज, commonly referred to as the eluent, is passed through the column either by use of a pumping system or applied gas pressure। यानी इस सिंपल डायग्राम में आप समझ लो, यहाँ पर बल्ब लगा दिए और यहाँ एक इंजेक्टर सिस्टम लगा दिए। अगर गैस क्रोमेटोग्राफी है तो गैस प्रेशर का भी एक सिस्टम लगा दिए और यहाँ बल्ब लगा दिए, कंप्यूटर से मैकेनाइज हो गया। धीरे धीरे वो कांस्टेंट प्रेशर पर वो ऐड करते गया, एक इंजेक्शन सिस्टम हो गया मोबाइल फेज को ऐड करने का। Okay. The stationary phase is either coated onto discrete small particles, the matrix, and packed into the column or applied as a thin film in the inside wall of the column। दो तरीका है स्टेशनरी फेज को पैक करने का, या तो अंदर में जो स्मॉल पार्टिकल्स आप दिए उस पार्टिकल के ऊपर कोटेड होता है स्टेशनरी फेज। अभी जो नया नया जो स्टेशनरी फेज अवेलेबल है, मॉडर्न एडवांस टाइप का जो है, वो क्या है, एक पार्टिकल सब है सिलिका पार्टिकल्स, एंड सिलिका पार्टिकल इज कोटेड विथ एन आर्टिफिशियल केमिकल। तो इस तरह से वो पैक्ड स्टेशनरी फेज है, सब कोटेड पार्टिकल। तो या तो आप उस कोटेड पूरा दाने जैसा है उसको आप सीधा भर दो, इसमें ऊपर से ढार के भर गया, पैक हो गया, ठक ठक करके नीचे सेटल करके उसको भर दिए। या नहीं तो क्या होता है, इसके पूरे अंदर वॉल पर ही स्टेशनरी फेज कोटेड होता है, इसके दीवार पर ही। या नहीं तो एक केस में ऐसा भी देखते हैं, अंदर बहुत सारा कैपिलरी ट्यूबिंग होता है, उस कैपिलरी ट्यूबिंग, पतली पतली ट्यूब होती है ग्लास की, और उस कैपिलरी ट्यूबिंग के अंदर सरफेस कोटेड ऑन इट्स वॉल, उसके वॉल पर सर्फ कोटेड है। तो इस तरह का देखने को मिलता है। And as the eluent flows through the column, the analyte separates on the basis of their distribution coefficient। तो जैसे ही इल्यूएंट यानी मोबाइल फेज हम ऊपर से एक्सेस डालते गए, धीरे धीरे सैंपल डालने के बाद वो नीचे बहते जाएगा, फ्लो करते जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के आधार पर अब सैंपल को रिप्लेस करेगा या सैंपल को अपने साथ ले जाएगा, दोनों केस में वो सेपरेट हो जाएगा। एंड इमर्ज इंडिविजुअली इन द इल्यूएट एज इट लीव्स द कॉलम। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये पढ़ लेना, ये इतना जान लो, इंपॉर्टेंट ही है। टिपिकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिस्टम यूजिंग ए गैस और लिक्विड मोबाइल फेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या है, बार बार बता रहे हैं, अभी तक तो याद हो गया होगा। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कहां पर होता है, कॉलम के अंदर है। कॉलम फोटो में देख लिया, ये पूरा कॉलम है, ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज है। तो क्या क्या लगा, स्टेशनरी फेज चूजन टू बी एप्रोप्रिएट फॉर द एनालाइट्स टू बी सेपरेटेड। हम इस तरह से चूज किए सुटेबल, जो कि एप्रोप्रिएट हो हमारे एनालाइट्स के लिए। एंड कॉलम इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दीज आर जनरली 25 से 50 सेंटीमीटर लंबा और 4 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर। तो आप देख सकते हो लंबा बहुत ज्यादा है और डायमीटर इज ओनली 0.4 सेंटीमीटर, बहुत पतली है। 4 मिलीमीटर बराबर 0.4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, एंड मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, वेयर एज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं।
ओके, एंड मेड ऑफ ईदर ग्लास और स्टेनलेस स्टील, अभी बताया ग्लास और स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, लेकिन डायमीटर कम होता है उसका। सॉरी, they may be either of the conventional type filled with the stationary phase or of the micro bore type in which the stationary phase is coated directly on the inside wall of the column। या तो पुराने जमाने की पहले की तरह वो कन्वेंशनल ट्यूब में पूरा फील्ड हो स्टेशनरी फेज कॉलम में, या अंदर कोटेड हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और द माइक्रो बोर टाइप in which stationary phase is coated directly on the inside wall of the column। inside wall of the column पर coated है, दो तरह का है कॉलम। अब क्या चाहिए, मोबाइल फेज एंड डिलीवरी सिस्टम, एक स्टेशनरी फेज, एक कॉलम, एक मोबाइल फेज एंड डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी सिस्टम मतलब ऊपर में इंजेक्शन सिस्टम लगा होता है उसमें, chosen to complement the stationary phase and hence to discriminate between the sample analytes and to deliver constant rate of flow into the column। तो एक डिलीवरी सिस्टम है ताकि कभी कम ना पड़े, मोबाइल फेज कंटिन्यूअसली ऐड होते रहे हमारे इच्छा के अनुसार, उसी रेट पर जो हम चाहें सेट कर दें, इस रेट पर कंटिन्यूअसली मोबाइल फेज ऐड होता रहे, तो उस रेट पर ऐड होता रहेगा। और एक कंटिन्यूअस सिस्टम भी बना देते हैं, बाद में ये इंडस्ट्री में भी काम आता है कि एक तरफ से सैंपल ऐड हो रहा है इंजेक्शन सिस्टम से, दूसरी तरफ से मोबाइल फेज का डिलीवरी सिस्टम है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और कॉलम में बाहर इल्यूशन कलेक्टर सिस्टम लगा हुआ है। तो एक तरह से फैक्ट्री चल रहा होता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। मोबाइल फेज ऐड हो रहा है, आपका सैंपल भी ऐड हो रहा है, एक निश्चित मात्रा पर वो सब सेट कर दिया जाता है और फिर एल्यूशन भी निकलते जा रहा है। और मोबाइल फेज में प्रेशर भी लगा दिए ऊपर। एंड इंजेक्टर सिस्टम टू डिलीवर टेस्ट सैंपल्स, ए डिटेक्टर, और इल्यूशन से जहां पर हो रहा है, यानी लास्ट में आपका क्या आउटपुट निकला ना यहाँ पर, अब ये जब आउटपुट निकला तो यहाँ पर एक डिटेक्शन सिस्टम होता है। ये तो बहुत सिंपल वाला है, और मशीन वाला होता तो यहाँ पे एक डिटेक्शन सिस्टम होता। तो डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है कि जो सैंपल में एल्यूट बाहर आए इसके कलर को पकड़ना पड़े। एक तो विजिबल, सपोज करो कि बाहर निकल के आ रहा है, पहले अभी रेड कलर का सब्सटेंस आ रहा निकल, तो जितना रेड कलर वाला सब्सटेंस हो गया उसको सेपरेट करके अलग अलग ट्यूब कर दिया। अब रेड के बाद आ गया थोड़ा सा येलो इस टाइप का हो गया, फिर कलर चेंज होते गया जैसे जैसे सब कंपोनेंट, तो उसको फिर अलग करते गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे आर सेपरेटेड, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, यानी अब जो डिफरेंट कलर सब्सटेंस है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो विल बी डिफरेंट। okay, so optical density is different and so the absorption is different, so on the basis of absorption also they are separated। यही कहने का मतलब हुआ, यानी फ्रैक्शन कलेक्टर फॉर कलेक्टिंग द सेपरेटेड एनालाइट्स, और डिटेक्टर चार्ट रिकॉर्डर, यानी डिटेक्शन इज यूजुअली बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल पैरामीटर। ये सिंपल वाले क्रोमेटोग्राफी, यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सिलेबस में आप लोगों का दिया हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और आपका जीएलसी यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये तीन तरह का क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है, लेकिन ये तीनों को तब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे जब तक मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज आप नहीं बढ़िया से समझोगे। बेसिक क्रोमेटोग्राफी, यानी बेसिक क्रोमेटोग्राफी क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसीलिए पहला टॉपिक आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये सब हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का है। अगर ये आप समझ गए कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अभी तक तो समझ ही गए हो, जितना समझा रहे हैं समझ गए जाओगे, तो आगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी तुरंत खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये आप समझ लो बढ़िया से, मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज। और जब एग्जाम में भी आएगा तो कॉमन टाइप का चीज है एक तरह से प्रिंसिपल। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी लिखना है तो उसका फोटो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जैसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे फोटो, और प्रिंसिपल यही लिखोगे। और एचपीएलसी का आएगा तो एचपीएलसी का फोटो बनाओगे और प्रिंसिपल फिर वही लिखोगे, और थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें, बस ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। और जीएलसी रहेगा गैस लिक्विड, तो भी आप इस तरह का भी फोटो बना सकते हो। ठीक है,
और एक और फोटो हम आगे लगाएंगे, वो भी लगा सकते हो। और फिर वही प्रिंसिपल फिर सेम ही है, सबका सेम ही है विद सम मॉडिफिकेशन, बेसिक प्लान सेम है। तो ये आप समझ लोगे तो आगे वाला भी दो फटाक से तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका कंपोनेंट हो गया इस पूरे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। क्या क्या था? स्टेशनरी फेज, कॉलम, मोबाइल फेज और डिलीवरी सिस्टम, इंजेक्टर सिस्टम, डिटेक्टर और चार्ट रिकॉर्डर, फ्रैक्शन कलेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल। अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग प्रिंसिपल पहले लिखोगे और फोटो पहले बनाओगे, उसका यूज लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे। और अगर मान लिया 5 नंबर से ज्यादा का अगर पूछ दिया है तब भले ये सब प्रोसीजर लिख दो। अगर मान लिया कुछ तुमको नहीं आता है लिखने के लिए, ये आता है, प्रिंसिपल नहीं आता है लेकिन तुमको ये 5 वो चीज याद है तो लिख देना, लेकिन प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क्स उस पर मिलेगा। और देखना क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल लिखोगे और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे फिर प्रिंसिपल को ही। अब करते कैसे हैं स्टेप्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, करते कैसे हैं अभी हम तुमको समझा दिए मोटा मोटी पहले ही कैसे करते हैं। अभी पानी में गंदला पानी अलग करना था तो क्या किया आप? एगो मिट्टी का पतीला लिए, उसमें कंकड़ पत्थर डाला, फिर नीचे बालू डाला, ऊपर कंकड़ पत्थर डाला, नीचे से बालू निकल न जाए तो आप क्या किए, छेदा करके नीचे में एक कपड़ा लगा दिए ताकि बालू नीचे छेदा से बह नहीं जाए। एक सेकंड, ये फोटो देखो। आप क्या किए, यहाँ पर एक मसलिन क्लॉथ लगा दिए, कपड़ा लगा दिए, और यहाँ पर इतना दूर आप सैंड भर दिए, फिर बड़ा बड़ा कंकड़ लगा दिया इसमें। अगर यहाँ नहीं लगाते कपड़ा तो बालू जो है इसमें भी बह के आ जाता ना, स्टेशनरी फेज आपका स्मॉल पार्टिकल। तो यहाँ पर इसको पैक कर दिए। तो सबसे पहले कॉलम को पैक किया जाता है। तो नीचे में आप ग्लास ऊल, कॉटन ऊल या कपड़ा जो आपको मटेरियल हो वो आप अवेलेबल हो, सुटेबल हो जो आपके लिए, जो आपका, क्योंकि इसके थ्रू मोबाइल फेज बहेगा तो गलना नहीं चाहिए मोबाइल फेज में, ये इंटैक्ट रहना चाहिए। तो आप वो लगा दिए। कॉलम को पैक करने के पहले नीचे में बिठाओगे, कोई भी सामान बयाम में तिलकुट वगैरह रखते हो तो नीचे में अखबार लगाते हो, फिर उसके ऊपर रखते हो। उसी तरह नीचे में पहले लगा दिए, अब उसके अंदर पैकिंग किए। क्या किए? प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, यही है प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। कॉलम बनाने के लिए पहले नीचे पैक किए। एक ग्लास ट्यूब इज पैक्ड विद द सुटेबल स्टेशनरी फेज। तो उसमें पहले ग्लास वूल और कॉटन वूल और एन एस्बेस्टस पैड इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। पहले बॉटम ऑफ द कॉलम को पैक कर दिए। आफ्टर पैकिंग ए पेपर डिस्क लगा दिए, प्लेस कर दिए। उसके बाद उसमें हम स्टेशनरी फेज भर दिए। स्टेशनरी फेज भरने का 2 तरीका है, ड्राई पैकिंग एंड वेट पैकिंग। तो ड्राई पैकिंग का मतलब आप समझ लो कि मान लो ड्राई पैकिंग में एक ट्यूब है, मतलब बालू जैसे भर रहे हो तो सीधा बालू लिया मुट्ठी से उसमें डाल दिया, भरा गया, तो वो क्या हो गया, ड्राई पैकिंग। लेकिन कोई दूसरा अगर स्टेशनरी फेज है, थोड़ा सा उसको गाढ़ा जैसा मिट्टी जैसा बनाए, स्लरी उसका पानी में घोल के या थोड़ा सा मोबाइल फेज में उसको वेट करके, और उस स्लरी को हम फिर अंदर पैक किए धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट वो हर जगह अच्छा से कॉलम के हर स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। अगर ड्राई पैकिंग करते तो हो सकता है कहीं खाली भी रह जाए, छोटा सा जगह कहीं वहां जहां पर स्टेशनरी फेज नहीं आ पाया। तो स्लरी फॉर्म, जैसे कंक्रीट डालते हैं ढलैया करते समय, क्या है वो, स्लरी है। उसको डालते गए और उसमें मिस्त्री जो है उसको क्या करता है, उसमें डंटा डाल कर ऐसे ऐसे करते रहता है ताकि वो नीचे बैठते जाए, और कुचते रहता है ऊपर से। तो वो उस तरह करके उसको पैक कर लिया। तो वो संभव है वेट पैकिंग में। तो वेट पैकिंग करके, तो इसीलिए दैट इज व्हाई वेट पैकिंग इज रेकमेंडेड, इसमें अच्छा से पैकिंग हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। और तो नहीं हो गया ऐसा, दिमाग के ऊपर से तो नहीं निकल रहा है सारी बातें? नहीं नहीं सर। नो सर। ठीक है। सो अब आप क्या किए, पहले तो आपने वो नीचे पैक कर लिया, अब ऊपर से या तो ड्राई पैकिंग या वेट पैकिंग।
जो आपको बढ़िया लगे आपका वो कर लो। ड्राई पैकिंग में क्या करते हैं, इन दिस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट इज पोर्ड एज फाइन ड्राई पाउडर इन द कॉलम एंड द सॉल्वेंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द कॉलम टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। पहले ड्राई पाउडर पैक कर दिए, उसके बाद ऊपर से मोबाइल फेज पूरा डाल के तरी कर दिए ताकि वो सब बढ़िया से बैठ जाए। और वेट पैकिंग में इन दिस द स्लरी ऑफ एडजॉर्बेंट with the mobile phase is prepared and is poured into the column। मोबाइल फेज के साथ इसको एक ही साथ उसका गाढ़ा घोल बनाए और उसको धीरे धीरे करके डाल दिए। and it is considered as the ideal technique for the packing। before using the column it should be washed properly and dried। नॉर्मल लॉजिक का बात है, कोई भी बर्तन किसी में खाना बनाने से पहले उसको धो करके सुखाते हो, गंदा बर्तन में तो नहीं करते हो। उसी तरह ये ग्लास ट्यूब जो आप कॉलम पैक करने को यूज करोगे कॉलम बनाने के लिए, ग्लास या स्टेनलेस स्टील, वो अच्छा से धुला होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी में इम्प्योरिटी रहेगा, उसी में मट्टी गिरती लगल रहेगा, तो तुम जिस चीज को प्योर कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, उसमें भी आ जाएगा इम्प्योरिटी। तो सब ड्राई भी होना चाहिए, वाश्ड भी होना चाहिए। The column should also be free from the impurity and uniformly filled with the stationary phase। वही बात है, कॉलम जो अच्छे से वॉश होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और कॉलम शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली पूरे बढ़िया से स्टेशनरी फेज उसके अंदर भरा होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। इन्हें की कॉलम में कहीं ज्यादा मात्रा में है, कहीं गाढ़ा है, कहीं पतला है, कहीं खाली है, कहीं ये है, ऐसा बबल उबल अंदर बना हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा बढ़िया से यूनिफॉर्मली फील्ड होना चाहिए। अब दूसरा क्या, अब क्या किए हम, अब आपका क्या बन गया, कॉलम बन गया। कॉलम बना लिए आप, सब काम करके ये सब जो अभी बताया। उसके बाद कॉलम बनाने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल, ऊपर से हम सैंपल डाल दिए, यहाँ पर हम सैंपल डाल दिए। सैंपल जो है थोड़ी मात्रा में होगा, थोड़ा मात्रा में होगा। सैंपल तो बहुत ड्राम का ड्राम होगा नहीं, थोड़ा मात्रा में सैंपल रहता है। ड्राम का ड्राम रहेगा मोबाइल फेज, ठीक है, मोबाइल फेज कंटिन्यूअस ऐड करते गए, एकदम चल रहा है इसमें, और नीचे से हम निकालते जा रहे हैं फ्रैक्शन अलग अलग, और हर फ्रैक्शन में एफिनिटी के हिसाब से कंपोनेंट जो आपका इसमें था वो अलग अलग हो रहा है, उसमें अपीयर हो रहा है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन नंबर 1 में जो अपीयर होगा वो अलग, फ्रैक्शन नंबर 10 में कुछ अलग अपीयर होगा। तो अब हो गया, आपने सैंपल डाल दिया, द एंटायर सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉलम एट वंस एंड गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। यानी एक ही बार में, इन्हें की सैंपल को धीरे धीरे डालें, मोबाइल फेज को धीरे धीरे डालते हैं, सैंपल को एक ही बार में झटाक से उलट के डाल दिए, पूरा का पूरा उड़ेल दिए, थोड़ा सा ही था पूरा उड़ेल दिए, और वो ऊपर में ही कॉलम के टॉप पोर्शन में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो नीचे तक तो पहुंचेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा सैंपल था वो, ठीक है ना, थोड़ा सा सैंपल था, यही ऊपरे में सूख आ गया, यहीं पर चुसा गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। अब इसको पहुंचाने तक, नीचे पहुंचाने तक का जिम्मेदारी अब मोबाइल फेज का है। जब ये डलाएगा तब ये अलग होगा स्टेशनरी फेज से, और मोबाइल फेज से बाइंड करके बाहर आएगा। सो अब क्या हो गया, आपने डाल दिया, एंटायर सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉलम एट वंस, एक ही बार में सारा उलट दिए, एंड फ्रॉम दिस जोन इंडिविजुअल सैंपल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन। फिर क्या किया, इल्यूशन यानी बाहर निकलना, बाय इल्यूशन टेक्निक द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर सेपरेट आउट फ्रॉम द कॉलम। अब टेक्निक, इल्यूशन टेक्निक क्या है, यहां पर टैप है, नल लगा हुआ, आपने इसको बंद कर दिया, एक फ्रैक्शन ऑब्टेंड किया, फ्रैक्शन नंबर 1 इसको क्लोज कर दिया, अब ये गिरना बंद हो गया। अब इसको ट्यूब को आप मार्क कर लिए, ट्यूब नंबर 1 फ्रैक्शन नंबर 1 टेस्ट ट्यूब स्टैंड में डाल दिए। अब आप फिर दूसरा खाली ट्यूब लेकर के आए, नीचे लगा दिए, टैप को खोले, अब इसमें फिर ठोप 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 गिरना शुरू हुआ, बंद कर दिए, ट्यूब नंबर 2 चला गया। तो ये सब अलग हो रहा है, फ्रैक्शन अलग हो रहा है। अब फ्रैक्शन नंबर 1 आप एनालाइज जब करोगे तो पाओगे कि फ्रैक्शन नंबर 1 से लेकर के 5 तक में हमारा कंपोनेंट नंबर 1 है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर 1 में कंपोनेंट ए चूंकि पहला फ्रैक्शन था तो उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ज्यादा मात्रा में आ गया, तो फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन,
आपका एक फ्रैक्शन नंबर तक आपको वो कंपोनेंट ए आपको मिलते जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब सारा निकल गया कंपोनेंट ए। अब आप क्या किए, मोबाइल फेज को चेंज कर दिए, पोलरिटी को बदल दो। पोलरिटी अब बदल देने से अब आपका जो दूसरा कंपोनेंट बी था उसका इंटरेक्शन हो गया फिर मोबाइल फेज से, क्योंकि मोबाइल फेज का मटेरियल ही आपने चेंज कर दिया, तो पोलरिटी अब उसका, अब 6 से लेकर के फिर 10 तक कंपोनेंट नंबर बी मिलेगा आपको। तो ट्यूब नंबर 6 में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया कंपोनेंट नंबर बी का। तो इस तरह से ये हो गया, इसी को बोलते हैं इल्यूशन टेक्निक। धीरे धीरे करके, बंद करके, खोल करके हम 1 बाय 1 सेपरेट आउट कर लिए अपने जिस भी ऑर्डर में वो बाहर निकल रहा है वहां से अलग कर लिए। अब क्या है ये, इट कैन बी अचीव्ड बाय 2 टेक्निक्स। स्टार्ट में ही बताया था आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक, जिसमें सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन यूज्ड थ्रू आउट दिस प्रोसेस। जैसे अगर मान लो हम क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं तो पूरा क्लोरोफॉर्म ही पूरा हम यूज करते गए सारा, जब तक लास्ट तक हमारा सब अलग नहीं हो गया। बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है और मोबाइल फेज भी ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन अगर हम ग्रेडियंट टेक्निक यूज करें, ग्रेडियंट वाला, यानी ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक, यानी सॉल्वेंट का हम पोलैरिटी या इल्यूशन स्ट्रेंथ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें मोबाइल फेज का, तो हम तुरंत पा जाते हैं दूसरा कंपोनेंट भी। सो दिस इज मोर प्रिफरेबल ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक। फिर बाद में क्या किया, अब सब अलग अलग निकल गया, सारा इल्यूशन फ्रैक्शन आपके पास है, अब आप डिटेक्ट करो उसको। If the compound separated in a column chromatography procedure are colored, the process of separation can simply be monitored visually। एक आदमी को वहां बैठा दिए, बोलते रहे जब तक लाल आते जाएगा तब तक उसको मार्क करके अलग रखते जाना, अलग टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। जब ब्लू आना शुरू हो जाएगा तो उसको अलग टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना, सबको अलग अलग करके रख। तो आदमी को बैठा दिए, वो अपने देखते रहा, जब जैसे ही अलग अलग कलर का आने लगे कलर के हिसाब से अलग कर लिया। एक तो वो हो गया, या नहीं तो एक उसमें हम सेट कर दिए एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग सिस्टम। इफ द कंपाउंड्स टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द आर कलरलेस, अगर कलरलेस है तो हम एब्जॉर्बेंस के आधार पर उसको कर लिए। इन दिस केस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इल्यूएंट आर कलेक्टेड सीक्वेंशियली इन लेवल ट्यूब्स एंड द कंपोजिशन ऑफ ईच फ्रैक्शन इज एनालाइज्ड बाय टीएलसी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से एनालाइज करके उसको फर्दर हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, और या आइडेंटिफाई कर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफिकेशन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉलम इफिशियंसी, डायमेंशन ऑफ द कॉलम, कॉलम कितना लंबा है, कितना पतला है, कितना मोटा है, उसके आधार पर आपका इफिशियंसी होगा। पार्टिकल साइज ऑफ द एडजॉर्बेंट, दिस आल्सो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का नेचर पोलर ज्यादा होगा या नॉन पोलर होगा, आपका सॉल्यूट का नेचर क्या है उसके आधार पर। टेम्परेचर ऑफ द कॉलम टेम्परेचर, तो ये आज ठीक है, एप्लीकेशन भी पढ़ लेना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इंडस्ट्री में यूज करते हैं इनएक्टिव सॉल्यूट, ठीक है, एंड एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, ये सब सिंपल है, खुद से पढ़ लेना। अब ये क्लास एंड हो जाएगी विद इन लेस देन 1 मिनट, सो हम सोच रहे हैं इसको खत्म करें और डिपार्टमेंट में आप लोग मिलोगे। समझ में आया ये पूरा टेक्निक? जी सर। 5 नंबर का आएगा एग्जाम में, तो लिख दोगे इसको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इतना बता दिए हैं। यस सर। जी सर। फंडा इसका समझ गए, लॉजिक फंडा प्रिंसिपल जिसको कहते हैं वो समझ गया, मेन वही है इसका। स्टेशनरी और